नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। पिछले हफ्ते तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप की आपदा आई। इस प्राकृतिक हादसे में अब तक लगभग 30,000 लोगों की जान जा चुकी है। पूरी दुनिया से मानवीय मदद तुर्की और सीरिया में पहुंच रही है। भारत सरकार ने भी आपदा से प्रभावित दोनों देशों को हर संभव मदद भेजी है। इस भयावह प्राकृतिक हादसे के पीड़ितों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और मृतकों को हमारी श्रद्धांजलि है। अडानी समूह के ऊपर लगे घोटाले के आरोपों का अखाड़ा बीते हफ्ते संसद भवन में आयोजित हुआ। पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जुबानी प्रहार किए, तुर्की बतुर्की हमले हुए। राहुल गांधी ने अपने बयान में अडानी समूह की गड़बड़ियों और अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियों को सामने रखा। इशारे इशारे में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार संकट में पड़ी और आर्थिक तंगी झेल रही निजी और सरकारी औद्योगिक इकाइयों को सरकारी संरक्षण में अडानी समूह को दिलाने में मदद कर रहे हैं। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा जानना चाहता है। यह तो हुआ लोकसभा में। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ को घेर लिया। मामला फंसा कि धनखड़ साहब सभापति की तरह नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के सदस्य की तरह व्यवहार कर रहे थे, ऐसा खड़गे जी का आरोप था। हम आपको तो रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। हमारा जो भी गुस्सा होता है वो सरकार पे होता है और आपके ऊपर नहीं। हम जो भी कुछ कहते हैं उनको सब आपने मेरे 6 पॉइंट को एक्सपेंड कर दिया। जब चेयरमैन साहब मुझे कहे कि भाई आप ठीक बोलिए, तब मैंने बोला साहब आप क्या मुझे बोलना भी सिखाएंगे? तो वो भी आपत्तिजनक हो गई, वो भी निकाल दिए। इसमें पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री क्या है? यह सब सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी की बारी आई और आते ही उन्होंने धुआंधार चौतरफा हमला बोलकर सबको अपनी अपनी जगह बता दी। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 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 प्रधानमंत्री अपने बयान में पूरी तरह से ईमानदार और समर्पित नजर आए। उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि कमल का लेना देना कीचड़ से है। कीचड़ कमल का उर्वरक है, जैसे ही उसको कीचड़ मिलता है कमल खिलना शुरू कर देता है। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। इतना भर नहीं, प्रधानमंत्री जी ने संसद में संबोधन के दौरान कई साफगोइयां दिखाई। मसलन एक अवसर ऐसा भी आया जब उन्होंने दिल की गहराइयों से यह बात देश को बताया। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। एक होता है कहना और दूसरा होता है करना। प्रधानमंत्री जी के जिम्मे था कहना, सो उन्होंने कह दिया। उनके शागिर्दों के जिम्मे है करना, तो दोनों अपना अपना काम साफगोई और ईमानदारी से निभा रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने 9 फरवरी को यह बात कही थी और 10 फरवरी को उनके शागिर्दों ने देश के हर अखबार को प्रधानमंत्री के चेहरे से पाट दिया। दरअसल शागिर्दों को दिल की गहराइयों से अफसोस हुआ कि उनके रहने का क्या फायदा जब प्रधानमंत्री जी का चेहरा अखबारों और टीवी में चमके ही ना। कम से कम प्रधानमंत्री जी को तो ऐसा ही लगा। संसद में प्रधानमंत्री जी ने जो बात अपनी निष्ठा, समर्पण, कर्मठता और मितव्ययिता साबित करने के लिए कही थी, वह बात उनके शागिर्दों को शिकायत लगी। उन्हें लगा कि यह प्रधानमंत्री जी का इशारा है, सो अगले दिन प्रधानमंत्री जी के चेहरे से सारे अखबार लाल लाल हो गए। ऐसा समय समय पर होता रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी इससे मिलते जुलते बयान दे चुके हैं और बदले में उनके शागिर्द धन्यवाद मोदी जी का अभियान चला चुके हैं। 2,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। ये जितनी चीजें मैंने गिनाई ना, आप बताइए कितने रुपयों की मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए थी, कितने अखबार के पेज भरे पड़े, अपना अखबार में मोदी फोटो चमकती हो, अब कितने दे देते। इतना सारा काम मैं अभी जो गिना रहा हूँ, अभी तो बहुत कम गिना रहा हूँ, वरना समय बहुत ज्यादा, क्योंकि हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री जी तन, मन और धन से प्रचारक हैं। उन कहानियों में उनकी अगाध श्रद्धा है जिन्हें बतौर स्वयंसेवक वो सुनते और पढ़ते हुए जवान हुए हैं। शाखाओं से निकलकर ऐसी अनगिनत कहानियां अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए पूरे देश का ज्ञानवर्धन कर रही हैं। ऐसी ही बचपन की एक कहानी प्रधानमंत्री जी ने संसद में सुनाई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। प्रधानमंत्री जी दरअसल कहना चाहते थे कि राहुल गांधी अपने परनाना का उपनाम इस्तेमाल करें, तब उन्हें ठीक लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय परंपरा प्रधानमंत्री जी की इच्छा के विपरीत है। यहाँ महिलाएं जिस परिवार में ब्याही जाती हैं, उसका उपनाम अपने नाम के साथ जोड़ लेती हैं। इसे पितृसत्तात्मक समाज की बुराई कहिए या जो भी, पर होता यही रहा है। इंदिरा गांधी की शादी पारसी फिरोज गांधी से हुई और उन्होंने फिरोज गांधी का उपनाम अपने नाम से जोड़ लिया। इस तरह इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू इंदिरा गांधी हो गई और वही विरासत उनके बेटों और पोते पोतियों में भी चली गई। कई बार प्रधानमंत्री जी कहां से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुद उनको भी नहीं पता होता। बस उनके भीतर का प्रचारक जोर मारने लगता है। वो कहता है कि सवाल जवाब, तर्क वितर्क नहीं, आंख मूंद कर अमल करो। कनफुकुआ संगठन की यही शिक्षा है। गोडसे कितना बड़ा देशभक्त था। गांधी जी की हत्या 55 करोड़ के लिए हुई। नेहरू उपनाम त्यागना साजिश थी। शाखाओं में तो यह सब ठीक है, लेकिन संसद में अगर ये कहानियां सुनाई जाएंगी तो किरकिरी तो होगी ही। प्रधानमंत्री जी की भी किरकिरी हो गई। दरअसल लंबे समय से कनफुकुआ संगठन इस झूठ को फैलाने की कोशिश करता रहा है कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर अपना उपनाम नेहरू से बदलकर गांधी कर लिया, ताकि लोग उन्हें महात्मा गांधी से जोड़कर देखें। यह आजाद हिंदुस्तान में फैलाया गया एक बड़ा झूठ है, जिसे मानने वाले बड़ी संख्या में हैं। लेकिन सच ये है कि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी पारसी थे और उनका उपनाम गांधी था। इससे जुड़े तमाम दस्तावेज उपलब्ध हैं। मसलन फिरोज गांधी का जन्म प्रमाण पत्र और आजादी की लड़ाई के दौरान उनके द्वारा अखबारों में लिखे गए तमाम लेखों आदि में भी उनका नाम फिरोज गांधी ही दर्ज है। लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होने से पहले सच्चे स्वयंसेवक हैं। उन्होंने वही कहानी कही जो उन्होंने सुनी थी। फिरोज गांधी का जिक्र आया है तो इस टिप्पणी में उनकी शख्सियत पर आज विस्तार से नजर डाल लेते हैं। खासकर इन दिनों अडानी समूह को लेकर जिस तरह की धांधली, हेरफेर और घोटालों का माहौल है, उसमें फिरोज गांधी की यह कहानी बहुत मौजू है। यह वाकया देश के मौजूदा हालात पर रोशनी डालता है और बताता है कि सरकारें क्या से क्या हो गई देखते देखते। यह कहानी 7 दशक पुरानी है। 6 दिसंबर 1955 को रायबरेली के सांसद इंदिरा गांधी के पति और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने लोकसभा में हड़कंप मचा दिया। अपने लंबे भाषण में उन्होंने उस समय के बड़े औद्योगिक समूह डालमिया जैन समूह की व्यावसायिक गड़बड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था।
इसे उस वक्त डीजे ग्रुप भी कहा जाता था। जैसे आज हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने शेल कंपनियों, शेयरों में बनावटी तेजी, लोन आदि के जरिए बड़ा घपला किया है, बिल्कुल उसी तरह फिरोज गांधी ने देश की संसद में डीजे समूह की तमाम कंपनियों की हेरफेर को दस्तावेजी सबूतों के साथ उजागर किया था। जैसे आज एलआईसी के ऊपर अडानी समूह में निवेश करने का दबाव है, उसी तरह उस वक्त भी एक बड़े मंत्री के दबाव में डीजे समूह में एलआईसी ने निवेश किया था। जैसे आज अडानी समूह के ऊपर बेहद कम समय में अविश्वसनीय व्यापारिक विस्तार दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह की स्थिति डीजे समूह की भी थी। 1933 में महज एक चीनी मिल से शुरू करने वाले डीजे समूह ने 2 दशक के भीतर ही टेक्सटाइल्स, सीमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि तमाम सेक्टरों में अपना पैर फैला लिया था। इसके जरिए वो करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे। जैसे अडानी समूह के ऊपर आरोप है कि उन्होंने फ्लोट शेयर्स को भी अपने ही छद्म लोगों के जरिए कब्जा कर रखा है, उसी तरह डीजे ग्रुप ने भी छद्म नामों के सहारे अपनी कंपनियों के शेयरों को मोनोपोलाइज कर रखा था। आज अडानी समूह और तब के डीजे समूह के बीच इतनी सारी समानताओं के बावजूद एक बहुत बड़ी असमानता है, उसको भी लगे हाथ समझ लीजिए। जैसे आज अडानी समूह की सत्ता और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी है, ऐसा डीजे ग्रुप के साथ नहीं था। जवाहरलाल नेहरू डीजे ग्रुप के मालिक रामकृष्ण डालमिया को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। डीजे ग्रुप के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुद उस वक्त की सरकार के ही एक सांसद फिरोज गांधी खोल रहे थे। आज ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद अडानी समूह के बारे में संसद भवन में कुछ बोल दे। एक और बड़ा अंतर है कि उस वक्त सरकार ने डीजे समूह के घोटालों का खुलासा होने के साल भर के भीतर 1956 में कानून बनाकर एलआईसी समेत सभी बड़ी बीमा कंपनियों का एकीकरण और राष्ट्रीयकरण कर दिया, ताकि कोई भी जनता के पैसे का दुरुपयोग मनमाने तरीके से न कर सके। आज स्थिति एकदम उलट है। आज स्वयं प्रधानमंत्री की छवि अडानी समूह के संरक्षक की बन गई है। ऐसे में एलआईसी के राष्ट्रीयकरण का कोई अर्थ नहीं रहा। इस कहानी को मद्देनजर रखते हुए जब आप फिर से फिरोज गांधी के बारे में विचार करेंगे, तब आप जानेंगे कि अपने ही ससुर की सरकार को संकट में डालकर उन्होंने कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई थी। इस लिहाज से राहुल गांधी जब संसद भवन में अडानी समूह के ऊपर लगे आरोपों के लिए सरकार को घेर रहे थे, तब वो एक ऐतिहासिक भूमिका भी निभा रहे थे। एक ऐतिहासिक अवसर की पुनरावृत्ति कर रहे थे। वो पुनरावृत्ति थी अपने दादा के पदचिन्हों पर चलते हुए एक औद्योगिक समूह का कच्चा चिट्ठा खोलना। लेकिन दोनों के नतीजे एक जैसे नहीं होंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि तब प्रधानमंत्री नेहरू ने डीजे समूह के खिलाफ कार्रवाई की थी। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में एक घंटे के 2 भाषण दिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया, जबकि संसद में ये नारे लगातार लग रहे थे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने जानकार कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री छाती ठोक कर हर समस्या का सामना करते हैं। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लेकिन जानकार इसके बाद चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सांस बटोरकर जानकार अपनी बात में एक डिस्क्लेमर जोड़ देते हैं। सिर्फ 2 चीजें छोड़कर प्रधानमंत्री हर चीज छाती ठोक कर करते हैं। मैं पूछता हूं वो 2 चीजें क्या है? जानकार बताते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चीन का और अडानी का नाम नहीं लेते, बाकी सारी बात छाती ठोक कर कहते हैं। चीन के नाम से याद आया, विगत दिनों अमेरिका ने एक जासूसी चीनी गुब्बारे को मिसाइल मारकर फोड़ दिया। चीन फड़फड़ा कर रह गया। Websites here. We're checking with the Associated Press. We're checking Twitter on several different official. अमेरिका ने तो सीधा मार गिराया, लेकिन बिल्कुल वैसा ही चीनी जासूसी गुब्बारा 1 साल पहले भारत की सीमा में भी उड़ता हुआ पाया गया था। लेकिन न तो उस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई, न ही मीडिया में इसकी कोई विशेष खबर छपी, न ही गुब्बारे की धरपकड़ की कोशिश की गई। वह घूमते हुए आया और टहलते हुए निकल गया। यह जनवरी 2022 की बात है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर हिंद महासागर में यह गुब्बारा उड़ता रहा।
अंडमान निकोबार द्वीप समूहों से भारतीय नौसेना की तमाम सैन्य गतिविधियां संचालित होती हैं। 6 जनवरी 2022 को अंडमान शिखा नाम के एक स्थानीय अखबार में यह खबर छपी भी थी। उसमें कई सवाल उठाए गए थे। मसलन, हवा में किस एजेंसी ने यह उपकरण भेजा था? इसका मकसद क्या है? क्या इसे किसी ने जासूसी के मकसद से भेजा है? ये सारे सवाल नक्कार खाने में तूती की तरह बजे और बजकर दम तोड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने चीन को लेकर अपना रुख पहले ही साफ कर रखा है। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले कही थी। 2 साल बीत गए। 2 दिन पहले भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक के मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक लेख लिखा है। उसका शुरुआती हिस्सा मैं यहां रख रहा हूं। 10 फरवरी को 2 साल पूरे हुए जब भारत ने कैलाश पर्वत के नियंत्रण वाली चोटियों को छोड़ा था। इसके साथ ही मई 2020 से पहले की स्थिति को बनाए रखने के अपने ट्रम्प कार्ड को भी छोड़ दिया था। 11 फरवरी 2021 यानी इस घटना के 1 साल बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को बताया कि दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है और इसके जरिए जल्द ही 5 मई 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल हो जाएगी। 48 घंटे के भीतर दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों के बीच बातचीत के जरिए सेनाओं की वापसी समेत सभी मुद्दों को हल कर लिया जाएगा। इसमें गश्त की शुरुआत भी शामिल है, लेकिन हमारे सामने ताज़ा तथ्य हैं और इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ है। पूरा लेख बहुत लंबा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। लबुलवाब ये है कि प्रधानमंत्री अडानी और चीन के अलावा बाकी हर चुनौती का सामना छाती ठोंक कर करते हैं। चुनौती से याद आया, गत दिनों बहन रूबिका लियाकत ने भी एक चुनौती कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर उछाल दी। पहले आप जान लीजिए कि खड़गे जी ने कहा क्या था। जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है, और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं प्रेशर, या नहीं तो खरीद लेते हैं। इस पर बहन रूबिका लियाकत ने ट्वीट कर जो कहा तो धरती गड़गड़ाकर फट गई, आसमान में बिजलियां चमकने लगी। अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी? मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी चैलेंज करती हूँ, उसी संसद में साबित करें सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई भी किसी की ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी। हमारे पेशे मेहनत को अपमानित करने पर वरना माफी मांगिए। खड़गे जी ने एंकर प्रचारकों के लिए जो बात कही थी उसे बहन रूबिका ने बिला वजह दिल पर ले लिया। बेवजह तुर्की बतुर्की हो रही हैं। जस्ट चिल। खैर, आज मैं आप लोगों को एंकरिंग के कौशल के बारे में बताऊंगा। स्किल डेवलपमेंट। सारे एंकर नहीं, लेकिन एक खास किस्म का एंकर बनने के लिए आपको जिस स्किल, जिस कौशल की जरूरत होती है उसके बारे में बताऊंगा। देश में असंख्य प्रतिभाएं इस खास स्किल सेट के अभाव में यूं ही बर्बाद हो जाती हैं। स्किल नंबर 1, कमीशन एजेंट। और दूसरा फेज ये है कि इसका रिवर्स साइड है, वो भी सर्टेन तरीके से करेंगे। रिलेशनशिप विल हैव टू बी विन-विन बोथ साइड। हमारे बॉस की मुलाकात कैसी हो सुभाष चंद्रा जी से? सुभाष चंद्रा, उनको ये लगता है कि यार उनको वापस आ जाने दो। तो नहीं, उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी, समीर साहब, उनको ये समीर जी, उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया। ये पता नहीं है एक्चुअली 20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे हो, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। आपको उगाही करना आना चाहिए। आप इसे दलाली या फिर कमीशन खोरी भी कह सकते हैं। आपकी श्रद्धा। अगर आप इस तरह से उगाही करने में सक्षम हैं तो आपको कोई भी प्राइम टाइम एंकर बनने से रोक नहीं सकता। स्किल नंबर 2, चापलूसी। बोला एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी। चापलूसी इस स्तर का एंकर बनने के लिए दूसरी सबसे जरूरी स्किल है। इसके बिना जीवन में इस लेवल तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। स्किल नंबर 3, घामड़पन। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। इनके स्तर का एंकर बनने की तीसरी सबसे बड़ी शर्त है हुड़कचुल्लू या फिर घामड़ हो जाना, दिमाग को ताखे पे रखकर भूल जाना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। स्किल नंबर 4, सांप्रदायिक।
फिर इस देश में ऐसे मुट्ठी भर लोग वो कौन हैं जिन पर वो सारे कानून लागू नहीं होते जो हम पर और आप पर लागू होते हैं। तबलीगी जमात की वजह से इस महामारी के फैलने का खतरा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देश भी इससे प्रभावित हो चुके हैं। इसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी, जहां इसी महीने लाहौर में तबलीगी जमात का एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हुआ था। कुल मिलाकर निजामुद्दीन इस मामले में भारत का लाहौर साबित हो रहा है। प्रचंड सांप्रदायिक कट्टर धर्मांध बनना चौथी और आखिरी शर्त है। इन 4 गुणों को बढ़ाते चलिए, नफरत के गंगा बहाते चलिए, प्राइम टाइम का एंकर बनते चलिए। इन्हीं 4 स्किल सेट के दम पर तिहाड़ शिरोमणि आज प्राइम टाइम के धाकड़ एंकर बने हुए हैं। लेकिन इनसे अगर आपने पूछ लिया तो ये कोई और ही कहानी बताएंगे। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं, और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं क्योंकि इनमें किसी भी तरह का आपका कोई हुनर की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं। आज हम आपसे भी कहना चाहते हैं, हमें लगता है ये मुद्दा आप सबसे जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। घामड़ता और मूर्खता की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसका आत्मविश्वास चरम पर होता है। इनको लगता है कि ये कोई विशेष स्किल लेकर एंकर बने हैं। सत्ता के चरणों में लौटना इनको सबसे बड़ी स्किल लगती है। बेरोजगार युवाओं को कामचोर, नाकारा, निकम्मा, भ्रष्ट, घुसखोर बताने के लिए किसी समझदार आदमी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सुधीर चौधरी हैं तो एक ही जन्म में ये सारे कुकर्म कर सकते हैं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन जैसे इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के तमाम शहरों में बेरोजगार युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। युवाओं का प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर था। इसी क्रम में 9 फरवरी को प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इसके विरोध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने शुक्रवार 10 फरवरी को प्रदेश बंद का आह्वान किया। सुधीर चौधरी जैसे एंकरों के लिए इनकी मांग नाजायज है क्योंकि ये कौशल विहीन, नाकारा, कामचोर लोगों की भीड़ है। हमारा पहाड़ का युवा यहाँ पर आता है, तैयारी करने आता है, उसके लिए एक दिन काटना मुश्किल है। वो रहेगा खाएगा कहाँ से? और पेपर सरकार हर महीने में पेपर लीक हो रहे हैं। हर पेपर ऐसा पेपर नहीं है जो हम दोबारा नहीं दे रहे हैं और सरकार उसमें धांधली नहीं कर रही है। सरकार भी मर चुकी है, पुलिस भी मर चुकी है और पूरी व्यवस्था भी मर चुकी है। आज युवाओं को भरोसा नहीं है। मैं बार बार पेपर देता हूँ और पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक होने के बाद जब घर में हम लोग जाते हैं, किस मुँह से हम लोग घर में जाए, ये हमें समझ में नहीं आता है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।